नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी की खबरें शुरू करें उससे पहले आपको ये बता दें कि सत्य हिंदी का ऐप आ चुका है। उसको डाउनलोड करने के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना होगा, वहां से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। असम के तामुलपुर क्षेत्र में एक रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि सेकुलरिज्म और कम्युनलिज्म के खेल से देश का बहुत नुकसान हुआ है। पीएम मोदी ने कहा कि हम जब भी योजना बनाते हैं तो उसका फायदा सभी को बिना भेदभाव से पहुंचाते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से देश में कुछ बातें ऐसी गलत चल गई हैं कि अगर समाज में भेदभाव कर, समाज के टुकड़े कर, अपने वोट बैंक के लिए एक टुकड़े के लिए कुछ दे दिया जाए, कुछ फेंक दिया जाए, तो उसको देश में सेकुलरिज्म कहा जाता है। लेकिन जब हम बिना भेदभाव के सबको देते हैं तो ये कहते हैं कि ये कम्युनल है। पीएम ने कहा कि इसी सेकुलरिज्म और कम्युनलिज्म के खेल से देश का नुकसान हुआ है। पीएम मोदी ने असम की जनसभा में कहा कि हम देश के लिए जीने वाले लोग हैं, हम लोगों की जिंदगी में बदलाव लाने के लिए जी जान से खपने वाले लोग हैं। पीएम मोदी ने कहा कि मेरा राजनीतिक अनुभव कहता है कि असम में एक बार फिर से एनडीए की सरकार आ रही है। पीएम ने कहा कि विकास की गति को बनाए रखने के लिए एनडीए की सरकार बहुत जरूरी है। सबका साथ, सबका विश्वास से हम काम करते हैं और विकास करने की हमारी नीति ही नहीं, नीयत भी है। असम में बीजेपी नेता और मंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा पर 48 घंटे के लिए चुनाव प्रचार पर रोक लगा दी गई है। उन पर यह पाबंदी बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट के नेता के खिलाफ एनआईए के माध्यम से जेल भेजने की धमकी देने के लिए लगाई गई है। असम में तीसरे और आखिरी चरण का मतदान मंगलवार को है। इसका मतलब है कि सोमवार को चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा और पाबंदी लगने की वजह से शर्मा 2 दिन तक यानी रविवार तक वह कोई चुनाव प्रचार नहीं कर पाएंगे। असम में बीजेपी के लिए हेमंत बिस्वा शर्मा ही बीजेपी के मुख्य रणनीतिकार हैं। वह राज्य में बीजेपी के स्टार कैंपेनर भी हैं। असम में कांग्रेस वादा कर रही है कि वो सरकार में आएगी तो सीएए को खारिज करने वाला कानून लेकर आएगी, जिसके बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर हमलावर होते हुए कहा है कि वे संसद के पास किए गए कानून को खत्म नहीं कर सकते हैं, वो बस लोगों को गुमराह कर रहे हैं। एएनआई से बात करते हुए नड्डा ने कहा, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ ये गारंटी देने वाले लोग कौन हैं और उनका ज्ञान कितना सीमित है। क्या संसद द्वारा पारित किसी कानून पर राज्य का कानून लागू हो सकता है? नड्डा ने कहा वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं और इससे वो अपना मानसिक दिवालियापन का प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारत की मौजूदा स्थिति और तमाम संस्थाओं के पतन पर अमेरिकी चुप्पी पर सवाल उठाए। उन्होंने पूर्व राजनयिक और हार्वर्ड विश्वविद्यालय के कैनेडी स्कूल के निकोलस बर्न्स के साथ वर्चुअल बातचीत में पूछा कि भारत में जो कुछ हो रहा है उस पर अमेरिका की टिप्पणी क्यों नहीं आई है। अगर भारत और अमेरिका के बीच लोकतांत्रिक साझेदारी है तो फिर अमेरिका भारत में घटित हो रही इन घटनाओं पर क्यों नहीं बोलता है। राहुल ने इस पर जोर दिया कि चुनाव लड़ने के लिए संस्थागत ढांचे की जरूरत होती है। ये संस्थाएं एक निष्पक्ष लोकतंत्र के लिए जरूरी होती हैं। इन संस्थाओं पर बीजेपी ने कब्जा कर लिया है, जिसकी वजह से विपक्षी पार्टियां चुनाव नहीं जीत पा रही हैं। उन्होंने कहा ये संस्थाएं जिनका उद्देश्य न्याय संगत राजनीतिक लड़ाई को बढ़ावा देना है, अब ऐसा नहीं करती हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि अगर वो देश के प्रधानमंत्री बनते हैं तो केवल विकास केंद्रित नीतियों की अपेक्षा वो लोगों को रोजगार के अवसर पैदा करने पर ज्यादा ध्यान देंगे। राहुल ने कहा कि मैं सिर्फ विकास केंद्रित आइडिया से रोजगार केंद्रित आइडिया की ओर बढ़ूंगा। हमें विकास की जरूरत है, लेकिन उत्पादन और रोजगार पैदा करने के साथ साथ हमें वैल्यू एडिशन पर भी जोर देना होगा। किसान नेता राकेश टिकैत पर शुक्रवार शाम को अलवर में हमला हुआ। कुछ लोगों ने उनकी गाड़ी पर पत्थर और डंडों से हमला किया और उनके काफिले में शामिल लोगों से मारपीट की। टिकैत ने बताया कि उनके गनर से पिस्टल छीनने की कोशिश की गई। हमले के बाद आक्रोशित किसानों ने दिल्ली यूपी बॉर्डर पर कई जगह प्रदर्शन किया और इस वजह से रात को लंबा जाम भी लग गया। हमले के बाद टिकैत ने कहा यह घटना बीजेपी के षड्यंत्र के कारण हुई है और अब बीजेपी बेनकाब हो चुकी है। उन्होंने कहा कि घटना से जुड़े हमलावर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सक्रिय कार्यकर्ता हैं और स्थानीय सांसद बालकनाथ और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के करीबी हैं। राकेश टिकैत पर हमला करने के मामले में अब तक 14 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। एफआईआर के मुताबिक टिकैत के काफिले पर 33 लोगों ने हमला किया। एफआईआर में कहा गया है कि स्वागत करने के बहाने टिकैत की गाड़ी रुकवाई गई, जिसके बाद लाठी से कार का शीशा तोड़ा गया। टिकैत पर काली स्याही फेंकी गई और सुरक्षाकर्मी से हथियार भी छीनने की कोशिश की गई। वहीं बीजेपी ने जहां अपने ऊपर लग रहे आरोपों से पल्ला झाड़ा है, तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी को इसके लिए जिम्मेदार माना।
गहलोत ने कहा कि दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। बीजेपी किसान आंदोलन की शुरुआत से ही किसानों के हक में संघर्ष करने वालों के प्रति अनर्गल बयानबाजी, अलोकतांत्रिक बर्ताव कर रही है। उत्तर प्रदेश में 10वीं की छात्रा का अपहरण कर उसका गैंगरेप किया गया, जिसके बाद उसने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। यूपी के थाना सरधना कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में ट्यूशन से लौट रही 10वीं कक्षा की छात्रा को गांव के ही 4 लोगों ने बंधक बनाया और कथित तौर पर बलात्कार किया, जिसके बाद छात्रा ने जहर खाकर जान दे दी। हालांकि परिवार वालों का कहना है कि लड़की को आरोपियों ने ही जहर दिया था। कर्नाटक में 23 वर्षीय युवक की सिर्फ इसलिए पिटाई कर दी गई और नुकीली चीज से हमला कर दिया गया कि वह दूसरे धर्म की लड़की के साथ बस से यात्रा कर रहा था। ये उस राज्य में घटना हुई है जहां की बीजेपी सरकार कथित लव जिहाद को लेकर कानून लाने की तैयारी करती रही थी। कर्नाटक ही नहीं, बीजेपी शासित उत्तर प्रदेश सहित कुछ राज्यों में कानून लाया भी जा चुका है। कर्नाटक का यह ताजा घटनाक्रम बेंगलुरु में गुरुवार को हुआ। रिपोर्ट के अनुसार जिस बस में युवक युवती जा रहे थे उसको कार से आए कुछ लोगों ने रोकवा दिया और युवक की पिटाई कर दी, उसको चाकू भी मारे गए। भारत में एक दिन में 89,000 से अधिक कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं और 714 लोगों की जान गई है, जिसके साथ ही देश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 1,23,92,000 के पार पहुंच चुका है और मृतकों की संख्या भी 1,64,000 से ज्यादा हो चुकी है। फिलहाल एक्टिव मामले 6,58,000 से ज्यादा हैं। वहीं देश में अब तक कुल 7,30,54,000 से अधिक लोगों को वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। महाराष्ट्र में फिर से लॉकडाउन लगाया जा सकता है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा है, यदि कोरोना की मौजूदा स्थिति ऐसी ही बनी रही तो लॉकडाउन लगाने से इनकार नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा है कि कोरोना को नियंत्रित करने के लिए हर रोज 2.5 लाख RT-PCR टेस्ट कराने का लक्ष्य रखा गया है। इस बीच राज्य में शुक्रवार को 47,827 संक्रमण के मामले रिकॉर्ड किए गए। राज्य में अब तक का सबसे ज्यादा आंकड़ा है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जलवायु को लेकर होने वाले नेताओं के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया गया, जिसको भारत के प्रधानमंत्री ने स्वीकार कर लिया है। ये जानकारी भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने दी है। ये शिखर सम्मेलन 22 और 23 अप्रैल को होना है। बांग्लादेश में हिंदुओं को निशाना बनाए जाने पर अमेरिका की सांसद रही तुलसी गैबर्ड ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं और धार्मिक अल्पसंख्यकों को 1971 से ही लगातार प्रताड़ित किया जाता रहा है। 1971 में पाकिस्तानी सेना ने लाखों बंगाली हिंदुओं की हत्याएं की, बलात्कार किए और उन्हें घरों से बेदखल कर दिया। ये केवल धर्म विशेष की वजह से हुआ। अमेरिकी नेता ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा को लेकर कहा कि विश्व को जिहादी कट्टरपंथी विचारधारा का सामना करने के लिए आगे आना होगा। अमेरिकी संसद पर एक बार फिर हुए घातक हमले को लेकर राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दुख जताया है और साथ ही एक पुलिसकर्मी की मौत और दूसरे के घायल होने पर कहा है कि इस घटना से वो और उनकी पत्नी जिल बाइडेन का दिल टूट गया है, वो टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं। बता दें, अमेरिकी संसद के पास एक गाड़ी सिक्योरिटी चेक पॉइंट पर जबरदस्त टक्कर मारते हुए अंदर घुस गई। गाड़ी ने 2 पुलिसकर्मियों को रौंद दिया। बाद में गाड़ी का ड्राइवर चाकू लेकर बाहर निकला, जिसके बाद कैपिटल पुलिसकर्मियों ने उसको गोली मार दी, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। अमेरिका और ईरान ने शुक्रवार को कहा कि वे मध्यस्थों के जरिए अगले हफ्ते बात करेंगे, जिससे दोनों देश पुराने करार पर वापस पहुंच सकें, जिसके तहत ईरान को अपने परमाणु कार्यक्रमों को सीमित करना होगा और अमेरिका को ईरान के ऊपर लगाए गए कठोर प्रतिबंधों में राहत देनी होगी। बता दें, करीब 3 साल पहले तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ परमाणु करार से अमेरिका को अलग कर लिया था, जिसके बाद ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रमों को तेजी से आगे बढ़ाया था। वहीं बाइडेन ने सत्ता में आते ही कहा था कि उनकी प्राथमिकता करार पर वापस लौटने की रहेगी। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।